हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 9 विज्ञान से संबंधित है। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें विज्ञान विषय से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए जाएंगे। सारे प्रश्न MCQ टाइप के होंगे। इस प्रकार यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। निम्न में कौन सदिश नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है विस्थापन, त्वरण, वेग या दूरी। वैसे भौतिक राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश कहलाते हैं। इन चार ऑप्शन में से विस्थापन, त्वरण और वेग ये तीन सदिश राशि है, जबकि दूरी एक सदिश राशि नहीं है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि दूरी में परिमाण होता है और इसमें दिशा नहीं होती है। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है बल, त्वरण, द्रव्यमान या इनमें से कोई नहीं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। प्रश्न है चाल और वेग का मात्रक होता है। ऑप्शन दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चाल और वेग दोनों का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है ओडोमीटर मापता है। ऑप्शन दिया गया है चाल, त्वरण, वेग या दूरी। गाड़ियों में एक यंत्र होता है जिसे स्पीडोमीटर कहा जाता है और एक यंत्र होता है जिसे ओडोमीटर कहा जाता है। गाड़ी की रफ्तार को मापता है स्पीडोमीटर और तय की गई दूरी को मापता है ओडोमीटर। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दूरी। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड में मान होगा। ऑप्शन दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड या 40 मीटर प्रति सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। प्रश्न में दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर देकर 72 गुना किलोमीटर बटा घंटा। अब हम क्या करेंगे, 72 जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे और घंटा को सेकंड में बदलेंगे। जब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये 1000 मीटर हो जाएगा और जब घंटा को हम सेकंड में बदलेंगे तो ये 60 गुना 60 सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे का एक जीरो और ऊपर का एक जीरो काटेंगे। इसी प्रकार नीचे का दूसरा जीरो और ऊपर का दूसरा जीरो काटेंगे। अब नीचे है 6 गुना 6 यानी 36, तो नीचे का 36 और 72 काटेंगे तो 2 निकलेगा। इस प्रकार इसका मान होगा 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मान होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो कार का त्वरण है। ऑप्शन दिया गया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रश्न में दिया गया है कार का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग और तय की गई दूरी दिया गया है। हमें त्वरण का मान निकालना है। इसके लिए हम समीकरण लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s तय की गई दूरी है। अब सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर हम पुट करेंगे। v है अंतिम वेग और इसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड प्रश्न में दिया गया है। u है प्रारंभिक वेग और इसका मान 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। 2 जैसा है उसको वैसे ही लिखे, a यानी त्वरण वो हमें निकालना है, a को हम a ही रखे और s यानी तय की गई दूरी उसका मान 15 मीटर दिया गया है। अब हम 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 100 हो जाएगा,
5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। प्लस लिखने के बाद 2 और 15 को जब आपस में गुना करेंगे तो 30 होगा और ए जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे। अब 25 को जब हम बराबर के लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 100 माइनस 25 बराबर 30a, यानी 75 बराबर 30a। तो a बराबर कितना होगा? a बराबर हो जाएगा 75/30, यानी इसका मान हो जाएगा 2.5। चूंकि सारे यूनिट ऐसा यूनिट में लिया गया है, इसीलिए a का जो मात्रक होगा वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा। इसी प्रकार कार का जो त्वरण होगा वह 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बल का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन दिया गया है मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। गति के द्वितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं F = ma, यानी बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए बल का जो एसआई मात्रक होगा वह द्रव्यमान के एसआई मात्रक यानी किलोग्राम और त्वरण के एसआई मात्रक यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होगा। यानी बल का जो एसआई मात्रक होगा वह होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस मात्रक को न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि बल का जो एसआई मात्रक होगा वह या तो न्यूटन होगा या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इन चार ऑप्शन में से बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, यानी सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन किसके बराबर है। ऑप्शन हमारे पास है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि बल का जो एसआई मात्रक है वह या तो न्यूटन है या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कहने का मतलब यह हुआ कि 1 न्यूटन बराबर होगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है। ऑप्शन हमारे पास है ए का, पी का, सी का या इनमें से कोई नहीं। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। इन 3 पिंडों में से पिंड बी का द्रव्यमान सबसे कम है और वह है 2 किलोग्राम, इसलिए पिंड बी का जड़त्व सबसे कम होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। ऑप्शन दिया गया है 1 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु है जिसकी द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। अगर इस वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो इसमें उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि F = ma, यानी बल जो होगा वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। इसी समीकरण से हम प्राप्त कर सकते हैं कि A = F/m। अब हम F का मान बैठाएंगे और वह है 1 न्यूटन और m का मान है 1 किलोग्राम। तो इस प्रकार इसका मान होगा 1 और इसका मात्रा होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। ऑप्शन दिया गया है बल मापने का सूत्र, जड़त्व की परिभाषा, चाल मापने का सूत्र या फिर त्वरण की परिभाषा। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था या फिर विराम की अवस्था में
किसी भी प्रकार की परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। कहने का मतलब यह हुआ कि न्यूटन का प्रथम गति नियम यह बताता है कि कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहने की कोशिश करेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह अपनी एक समान गति की अवस्था उस सीधी रेखा में बनाए रखने की कोशिश करेगा जब तक कि बाहर से कोई बल न लगाया जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति नियम जड़त्व को बताता है, इसीलिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है जड़त्व की परिभाषा। सही जवाब ऑप्शन बी। न्यूटन के गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? ऑप्शन हमारे पास है पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से या इनमें से कोई नहीं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल मापने का सूत्र प्राप्त होता है और न्यूटन के गति के दूसरे नियम बताता है कि F = ma, यानी लगाए गए बल का मान वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। यह समीकरण हमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिलता है। अगला प्रश्न है स्मॉल g का मान होता है। ऑप्शन दिया गया है 9.8 न्यूटन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले हमें जानना होगा स्मॉल g क्या है। गुरुत्व त्वरण को स्मॉल g कहा जाता है। गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी स्मॉल g का मान होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें समझना है कि ये गुरुत्व त्वरण होता क्या है। पृथ्वी की सतह के समीप अगर किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिरने छोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वस्तु का एक प्राकृतिक त्वरण होता है और यह त्वरण पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है और इस त्वरण का मान प्रयोग से पाया गया है कि इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 60 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। ऑप्शन हमारे पास है 600 न्यूटन, 60 न्यूटन, 100 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन। प्रश्न में यह दिया गया है कि एक मनुष्य है जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है। इस मनुष्य का भार चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? प्रश्न में दिया गया है g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। हमें निकालना है मनुष्य का भार चंद्रमा की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें निकालना क्या है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा। अगर चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व त्वरण को g' से सूचित किया जाएगा तो g' बराबर होगा g/6, यानी चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्व त्वरण का मान होगा वह पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण के मान का 1/6 होगा, यानी g/6 होगा। अब हमें निकालना है भार चंद्रमा की सतह पर। चंद्रमा की सतह पर मनुष्य का भार को हम w' से सूचित करते हैं। तो भार के लिए क्या सूत्र है? द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण। द्रव्यमान क्या है? वह m है, क्योंकि द्रव्यमान हर जगह एक जैसा होगा, चाहे वह चंद्रमा की सतह पर हो या फिर पृथ्वी की सतह पर, और इसका मान होगा m। और चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्व त्वरण का मान होगा वह g' होगा, इसलिए w' बराबर mg'। अब इसमें हम m के जगह पर m लगाएंगे, g' के जगह पर हम पुट करेंगे g/6, यानी इसका मान हो जाएगा mg/6। अब हमें m और g का वैल्यू अपने अपने जगह पर पुट कर देना है। m यानी द्रव्यमान और इसका मान दिया गया है 60 किलोग्राम।
जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। जब इसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 100 और यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके जगह पर हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, यानी बराबर होगा 100 न्यूटन। तो उस मनुष्य का चंद्रमा की सतह पर जो भार होगा वह 100 न्यूटन होगा, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी 100 न्यूटन। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। शरबत बनाने के लिए हम पानी में चीनी मिलाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चीनी पानी में विलीन हो जाते हैं। कारण क्या है कि पानी के कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं और इन रिक्त स्थानों में चीनी के कण समा जाते हैं। अर्थात यह प्रयोग यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? ऑप्शन हमारे पास है विचार, शीत, शीतल पेय या स्नेह। पदार्थ की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि वह चीज जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे पदार्थ कहलाते हैं। इन चार ऑप्शन में से शीतल पेय पदार्थ है क्योंकि यह स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी शीतल पेय। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है विसरण, वाष्पीकरण, घुलना या संपीड़ितता। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो उनके कण स्वतः मिल जाते हैं। इस परिघटना को विसरण कहा जाता है। विसरण सामान्य रूप से गैसों में देखा जाता है। गैसों में विसरण की दर काफी अधिक होती है, जबकि द्रव में विसरण का दर कुछ कम और ठोसों में विसरण नगण्य होता है। इसीलिए जब दो अलग अलग गैसों को आपस में मिलाया जाता है तो विभिन्न प्रकार के गैसों के कण का स्वतः मिलना होता है। इस प्रकार इस परिघटना को विसरण कहा जाता है। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है घनत्व, तरलता, दृढ़ता या द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन हमारे पास है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या आवोगाद्रो का नियम। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करता है तो जल का निर्माण होता है। प्रयोग से यह देखा गया है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। इस क्रिया में द्रव्यमान का न तो ह्रास होता है और न ही द्रव्यमान का निर्माण होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम लागू होते हैं, यानी द्रव्यमान का ह्रास भी नहीं होता है और द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होता है। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या निश्चित अनुपात का नियम। जल चाहे किसी भी स्रोत का हो, चाहे कुएं का हो, नदी का हो, चापाकल का हो या किसी भी स्रोत का हो,
जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात एक निश्चित होता है और यह अनुपात होता है 1:8। यानी किसी भी यौगिक में उसके जो अवयवी तत्व होते हैं उसका एक निश्चित अनुपात होता है द्रव्यमान के अनुसार, और इस नियम को कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं? ऑप्शन दिया गया है नैनोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या पिकोमीटर। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। यह आपको मालूम होनी चाहिए कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? ऑप्शन दिया गया है nm, pm, m या फिर u। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इसकी द्रव्यमान भी बहुत कम होती है, इसीलिए परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम या मिलीग्राम में व्यक्त करना संभव नहीं है। परमाणु के द्रव्यमान को एक विशेष इकाई में व्यक्त की जाती है जिससे कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। इंग्लिश में इसे कहा जाएगा एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में इसे कहा जाएगा AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आजकल AMU को सिर्फ U द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसीलिए परमाणु द्रव्यमान को U मात्रक में मापा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी U। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है परमाणु, अणु, परमाणु द्रव्यमान इकाई या फिर आयन। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान रह सकता है उसे अणु कहा जाता है, क्योंकि परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और परमाणु स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि परमाणु ये अभिक्रिया करके अणु बना लेता है। इसलिए अणु ही वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। जल की परमाणुकता कितने है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। जल की परमाणुकता मतलब जल के एक अणु में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है। जल की रासायनिक सूत्र होती है H2O, यानी जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं, तो कुल मिलाकर जल के एक अणु में 3 परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए जल की परमाणुकता 3 होती है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? ऑप्शन हमारे पास है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या जल। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है, यानी इसके एक अणु में नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं, यानी इसके एक अणु में कुल मिलाकर 4 परमाणु होते हैं, इसीलिए अमोनिया की परमाणुकता 4 होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है, यानी इसके एक अणु में कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, कुल मिलाकर इसमें 3 परमाणु होते हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की परमाणुकता 3 होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, इसमें कैल्शियम का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है, कुल मिलाकर इसमें 5 परमाणु पाए जाते हैं, इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट की परमाणुकता 5 होती है। जबकि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं, कुल मिलाकर इसमें 3 परमाणु होते हैं, इसीलिए जल की परमाणुकता 3 होती है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन यौगिक की परमाणुकता 5 है, तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी ऑप्शन सी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। ऑप्शन दिया गया है CaO, CaOH2, CaCO3, CaCl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया है 63,
61, 60 या फिर 56। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। इसमें हाइड्रोजन के एक परमाणु, नाइट्रोजन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। चूंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं, इसीलिए 16 के साथ हम 3 गुना करेंगे। अब इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 48 और इसका कुल मान हो जाएगा 63, यानी नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 63 U होगा। सही जवाब ऑप्शन ए। कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन हमारे पास हैं रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहुक, पुरोकंज या फिर स्लिरेन तथा स्वान। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली पतली स्लाइसों को काटकर अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से जब देखा तो उन्होंने मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचनाएं देखी। इसमें प्रत्येक संरचना को उन्होंने कोशिका नाम दिया। इस प्रकार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने ही किया। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? ऑप्शन हमारे पास है पैरामीशियम, कवक, आम या अंडाणु। इन 4 ऑप्शन में से पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव हैं, जबकि कवक बहुकोशिकीय होते हैं, आम बहुकोशिकीय होते हैं और अंडाणु एक कोशिकीय होते हैं, परंतु ये जीव नहीं होते, ये जनन कोशिका हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा पैरामीशियम। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक या कोशिका द्रव्य। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, सेलुलोज की या लिपिड की। पौधों में कोशिका भित्ति कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए बाहर से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि भोजन या फिर अन्य पदार्थों को। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है वर्णात्मक पारगम्य, एंडोसाइटोसिस, अवशोषण या अल्प परासरण। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। कोशिकाएं जब कोशिका झिल्ली से बाहर के पदार्थों को अंदर लेता है तो इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम या गुणसूत्र। कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना गुणसूत्र में होती है। लाइसोसोम कौन बनाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम या गल्जी उपकरण। कोशिका में लाइसोसोम गल्जी उपकरण के द्वारा बनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है अंग, अंगतंत्र, उत्तक या व्यष्टि। जीवों में कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी संरचना और कार्य एक जैसी होती है और ये किसी विशेष कार्य को करने के लिए होती है। कोशिकाओं के इस समूह को उत्तक कहा जाता है। तना के शीर्षस्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है विभज्य उत्तक, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या पैरेन्काइमा। तना या फिर शाखाओं के शीर्षस्थ भाग में
एक ऐसा ऊतक पाया जाता है जिनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन करने का गुण होता है और इस प्रकार यह ऊतक लगातार कोशिका विभाजन करती है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिससे पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। इस प्रकार के ऊतक को विभाजोत्तक कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि तना या फिर शाखाओं के शीर्षस्थ भाग में विभाजोत्तक नामक ऊतक पाया जाता है। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन ऊतक करता है? ऑप्शन दिया गया है जाइलम, फ्लोएम, विभाजोत्तक या पैरेन्काइमा। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों की हरी पत्तियां अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। इस भोजन का संवहन पौधे के विभिन्न भागों तक किया जाता है। इसके लिए उत्तरदायी ऊतक है फ्लोएम। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। ऑप्शन है लिगामेंट, टेंडन, तंत्रिका या मांसपेशी। अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली संरचना का नाम है टेंडन। नारियल के रेशे में कौन ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन है विभाजोत्तक, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या पैरेन्काइमा। नारियल के रेशे दृढ़ ऊतक के बने होते हैं और ये स्क्लेरेन्काइमा का उदाहरण है। अस्थि एक ऊतक है, संयोजी, तंत्रिका, एपिथेलियम या पेशिया। अस्थि एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने 9वीं कक्षा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।